शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में सुधा को देख रही थी और सुधा उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में ये सब करने की? ले देखकर 4 दिन हुए इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर सुधा उसे तो अपने पति प्रवीण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी सुधा को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं सुधा के बारे में। सुधा की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। पढ़ाई पूरा होते ही चाचा चाची ने ही उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरा कर ली थी। ना कोई पग फेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति प्रवीण और एक ननंद विभाई थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर सुधा इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। सुधा जहाँ 20 साल की, वही प्रवीण पूरे 30 साल का। दोनों के उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी सुधा के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नानादि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम। सुधा को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननंद विभा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक प्रवीण घर नहीं आया था। सुधा को बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सुधा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननंद विभा ने आगे होकर सुधा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिला था तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाए। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे विभा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है नहीं। और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ठेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। सुधा आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया। तब जानकी जी और विभा ने खूब नमक मिर्ची लगाकर उसके सामने बात को परोसा और वो माँ का भक्त
वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर सुधा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा ले। सुधा शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वही सुधा गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से सुधा को बहुत जोर से भूख लग रही थी। पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले आने से रहा। सुधा से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई का ताला लगा दे, उसने फटाफट से 1 रोटी अपने पल्लू में बांधकर अपने कमरे में गया। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने सुधा को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। सुधा अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब सुधा को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बांधी रोटी को निकाल कर खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरने जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज के गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने सुधा को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और सुधा अब वही इंतजार कर रही थी कि प्रवीण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सब के सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो सुधा का दिल जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज आई, सुधा बाहर आओ। सुधा डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुकार रही थी। विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने सुधा को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हाय! सुधा की बहुत जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी ही हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और सुधा को मारना शुरू कर दिया। सुधा हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो सुधा उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे रे, पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मैके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात मानकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर सुधा की सूध बूध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद सुधा वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मैके वालों ने जगह नहीं दी? जानकी जी ने ताना दिया। देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ोगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुधा के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाएं उड़ गई। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता। अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फैमिली है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ। आप अंदर तो आइए। विभा ने कहा
तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले खड़े बाहर, उसको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सुधा से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी से गलत फैमिली में कोई पुलिस को बुला कर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर ये तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और ये कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमजोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठा कर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और सुधा को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिस्सा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की।